Hello everyone, welcome back to Best MCQ series for class 10th Information Technology which has code 402 part 2। स्टूडेंट्स जैसा इस सीरीज़ में हम लेके चल रहे हैं सभी पार्ट्स को। इसमें हम जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इस बार, तो हम पार्ट 2 को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पहले पार्ट 1 देखे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो इस पार्ट में आपसे पूछे गए हैं वो कहीं ना कहीं पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे उससे कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। तो इससे आपकी जो प्रिपरेशन है और बेहतर हो सकती है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जिसने इस वीडियो को पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो पिछला वीडियो देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को वॉच करें। ओके, जैसा कि आपको पता है कि 25 नवंबर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी टर्म 1 को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज़ लेकर के आया हूँ। इस सीरीज़ में वो सभी बेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। तो आई होप कि ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी और काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए आने वाले टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जितने भी जो भी इस वीडियो को देखिए, लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। यही तरीका होता है अपने आप को एवेल्यूएट करने का। तो उसमें आप पता करें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन, ICT हेल्प्स एवरीवन टू। ICT का जो फुल फॉर्म होता है आपको पता होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको इसमें बताना है कि जो ICT है, जो टर्म है ICT, वो हम सब के लिए किस तरह से मददगार है, किस तरह से वो हमारी हेल्प करती है। फर्स्ट वन, स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर। क्या वो एक दूसरे को जोड़कर रखने में हमारी मदद करती है। रन द बिजनेस स्मूथली। कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है उसमें ICT का यूज़ कर रहा है तो उस अपने बिजनेस को स्मूथली चला सकता है ICT की मदद से। शेयर द नॉलेज ऑन पब्लिक डोमेन। क्या वो अपनी पब्लिक डोमेन पर अपनी नॉलेज को शेयर कर सकता है ICT की मदद से। या ऑल ऑफ द अबव। क्या ऊपर से तीनों बातें जो कही गई हैं, क्या सभी में ICT हेल्पफुल होता है, तो ये आपको बताना है। ओके, तो चलिए आपने सोच लिया होगा तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही कंडीशन में ICT हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट इनको ध्यान से पढ़ना है और नीचे जो भी क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। स्टेटमेंट ए में कहा जा रहा है, द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ आर रिक्वायर्ड टू वर्क अपॉन ICT डिवाइस। जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो हार्डवेयर होते हैं, दोनों ही ICT डिवाइस पर वर्क करते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, ऑल ICT डिवाइसेस आर वेरी स्मॉल। सभी ICT डिवाइस काफ़ी छोटी होती हैं, इन साइज में छोटी होती हैं, एंड कैन बी कैरीड एनीवेयर। उनको हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या A और B दोनों सही हैं। A सही है, B फॉल्स है। B आपका सही है, A फॉल्स है। दोनों ही फॉल्स हैं या दोनों ही ट्रू हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि जितनी भी ICT जो डिवाइसेस होती हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करती है, बात ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी ICT डिवाइसेस जो वेरी स्मॉल होती हैं, साइज में स्मॉल होती हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ जो है आपका स्टेटमेंट बी आपका फॉल्स है। तो ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही होगा। स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़े होंगे, तो उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स, यूनिक्स, मैक OS या iOS। ओके, तो इसका सही आप ऑप्शन रहेगा iOS। इसको एंड्रॉयड की तरह ही हमारा जो एक एप्लीकेशन होता है, जैसे मोस्टली आप जानते हो कि एंड्रॉयड को सभी जानते हैं, मोबाइल में मोस्टली एंड्रॉयड ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एंड्रॉयड की तरह ही हमारा iOS जो है वो आपको मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट वन, रिकॉग्नाइज मी।
ये कह रहा है रिकॉग्नाइज भी मतलब है कि मुझे पढ़िए, ठीक है। व्हेन द कंप्यूटर स्टार्टेड, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, आई परफॉर्म सम बेसिक ऑपरेशंस, मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। फंक्शंस टू चेक ऑल द डिवाइसेस, और मैं सभी डिवाइसेस के फंक्शन को भी चेक करता हूँ। आर रनिंग प्रॉपरली और नॉट, क्या चेक करता हूँ कि वो सही से प्रॉपरली रन हो रही है कि नहीं, इस तरह की कुछ मैं फंक्शन करता हूँ। तो इनमें से मुझे पहचानना है, ये जो बात कही जाए चारों में से किसी एक के बारे में कही। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसको हम पोस्ट भी बोलते हैं। वेलकम स्क्रीन, डेस्कटॉप या लॉगिन स्क्रीन। देखिए मैंने पावर ऑन सेल्फ टेस्ट आपको अच्छे से पढ़ाया था, तो यहाँ पर हमें देखना है कि जब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं वो एक पोस्ट प्रोसेस स्टार्ट होती है। पोस्ट में क्या होता है, पहले वो जितने भी सभी हार्डवेयर डिवाइस वगैरह को चेक करता है, उनके करेक्ट फंक्शन को भी चेक करता है। तो यहाँ पर पोस्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विच कमांड इज यूज टू रिवर्स द प्रीवियस वर्क डन बाय द यूजर। प्रीवियसली वर्क, आपने कुछ काम किया है उसको आपको रिमूव वापस लेकर के आना, तो इसमें से कौन सी कमांड उसके लिए यूज़ करेंगे? रीडू, अंडू, पेस्ट या कट। ओके, तो इसके लिए सही आंसर होगा अंडू। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि शॉर्टकट की क्या होती है अंडू कट की। ओके, नेक्स्ट वन, अंकित वांट्स टू नो अबाउट द फीचर ऑफ सेट ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स अप्लाइड टुगेदर इन डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर। सजेस्ट हिम बाय चूजिंग द करेक्ट फीचर ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो अंकित क्या कह रहा है? अंकित कुछ काम कर रहा है और जानना चाहता है एक फीचर के बारे में जिसकी मदद से वो फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को अप्लाई कर सके एक साथ। फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स, कई सारे फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को एक साथ वो अप्लाई करना चाह रहा है अपने डॉक्यूमेंट में। तो आपको एक सजेस्ट करना है कि वो उसमें से कौन सा फीचर वो यूज़ करे, फॉर्मेटिंग, स्टाइल, टेम्पलेट्स या इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पर स्टाइल्स आपका सही ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि इस स्टाइल्स के बारे में कहा जाता है स्टाइल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स। तो देयर आर वेरियस फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को हम एक साथ अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो दैट मीन वी शुड मेक अ स्टाइल एंड अप्लाई एनी ऑब्जेक्ट। ओके, तो राइट आंसर इज स्टाइल्स। नेक्स्ट वन, स्टाइल्स हेल्प्स टू, स्टाइल्स हमारी मदद करते हैं कैसे? इम्प्रूव कंसिस्टेंसी इन द डॉक्यूमेंट, मेक्स फॉर्मेटिंग चेंजेस इजी, सेट फॉर्मेटिंग रूल्स फॉर स्पेसिफिक कंटेंट्स। ओके, या ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर तीनों ही बातें लाया करती हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। क्यों करती हैं आप इसको समझ लेना। ओके, नेक्स्ट वन, द करेक्टर स्टाइल्स इंक्लूड, जो करेक्टर स्टाइल्स यानी करेक्टर स्टाइल्स मतलब फॉर्मेटिंग। तो अगर हम किसी करेक्टर को फॉर्मेट कर रहे हैं तो उसमें हम करेक्टर पर क्या क्या किस तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको इस ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। अलाइनमेंट, टैब स्टॉप, लाइन स्पेसिंग एंड बॉर्डर, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, रैपिंग टाइप्स, बॉर्डर, बैकग्राउंड एंड कॉलम्स, लाइन एरिया, ट्रांसपेरेंसी एंड अदर एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर मैं चारों ऑप्शंस को पहले एलाबोरेट कर देता हूँ। देखिए पहला अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट हमारा करेक्टर फॉर्मेटिंग का पार्ट नहीं है, पैराग्राफ का पार्ट है। टैब स्टॉप भी पैराग्राफ का, लाइन स्पेसिंग, तो पहला ऑप्शन तो हमारा पैराग्राफ स्टाइल की तरफ चला जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वन, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, दैट्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि फॉन्ट करेक्टर, बोल्ड करेक्टर को बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक करेक्टर को इटालिक फॉर्म में अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, द सेल स्टाइल इंक्लूड शेल, फॉन्ट, alignment, border, background, number, format and cell protection. Formatting option is graphic and text, border wrapping, text, border, backgrounds and columns, alignment, numbering or bullets, fonts for numbers and bullets. नेक्स्ट ऑप्शन, लाइन एरिया, शैडो, ट्रांसपेरेंसी, फॉन्ट एंड करेक्टर। तो यहाँ पर देखना सेल स्टाइल जो है यानी कि सेल फॉर्मेटिंग, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। किसी सेल के साथ हम क्या कर सकते हैं, सेल का फॉन्ट स्टाइल कर सकते हैं, अलाइनमेंट स्टाइल कर सकते हैं, उसका बॉर्डर का बैकग्राउंड, नंबर, फॉर्मेट, सेल प्रोटेक्शन, ये सारे काम हम सेल पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हिसाब से आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट वन, मिस्टर अतुल इज़ एन IT टीचर, ही इज़ टेकिंग वाइवा ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th. His student Rahul is standing in front of him. He has asked which of these is not a supported way to insert a picture in the digital document. Select the appropriate options for him. From file, from the internet, from the mobile gallery, from the office gallery. तो यहाँ पर वो किस तरह से जो है इमेज को इंसर्ट कर सकता है,
इसका ऑप्शन बता। देखिए मैं इसका राइट ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 का मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ठीक है। और डेफिनेटली देना ही है क्योंकि आसान क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी करा चुका हूँ, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू कंबाइन मोर देन वन ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। या वेरी नाइस क्वेश्चन। तो कई सारे ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, तो उसको हम एक साथ क्या कर सकते हैं, कंबाइन कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए कौन सा फीचर आप यूज़ करेंगे, मर्ज, ग्रुप, कंबाइंड, कॉलिजन। ओके, तो आपने देखा होगा ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट में हमने पढ़ा था कई सारे ऑप्शन तो मैंने खैर बता ही दिया है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो हम कई सारे ऑब्जेक्ट को ग्रुप करते हैं, तो ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा जब भी ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या वो ऑटो सेप्स हो, इमेज हो, उनको जब हम ग्रुप करते हैं तो वो एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है, ग्रुपिंग कहलाती है। और ये ग्रुप क्या है, एक कमांड है जहाँ पे जा कर के हम उसको ग्रुप कर सकते हैं। और ये ग्रुप कहाँ मिलेगा, एडिटिंग ग्रुप में जा कर के मिलता है। दूसरा, जब भी हम कई सारे ऑब्जेक्ट को हम ग्रुप करते हैं, तो जैसे उस पर डबल क्लिक किया जाता है तो एक नया टैब ओपन हो जाता है, फॉर्मेट के अंदर जा कर के हमें क्या मिलता है, ग्रुप टैब मिल जाता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ग्रुप। नेक्स्ट, टू अनग्रुप द ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट फॉलो दीज स्टेप। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आ गए हैं कि लगातार आपको एक ही टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन, कोई बात नहीं, समय बैटर निकल करके आएगी। टू अनग्रुप द ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट फॉलो दी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ग्रुप करने के लिए पूछा था, तो हम इसको अनग्रुप कैसे करेंगे। देखिए फॉर्मेट आप देखेंगे कि आप कहेंगे कि जो वर्ड 2010 है उसमें तो फॉर्मेट टैब ही नहीं होता है, तो ये कहाँ से मिलेगा, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी हम ऑब्जेक्ट को जब भी क्लिक करते हैं, तो वहाँ पर जैसे ही ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो वहाँ पर एक नया टैब ओपन हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, फॉर्मेट टैब। वो फॉर्मेट टैब पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट के लिए ही होता है जो ड्राइंग शेप वगैरह होते हैं। तो जैसे ही हम उसको क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट टैब जनरेट हो जाता है। उस फॉर्मेट टैब के अंदर जा कर के हमें एक ग्रुप मिलता है, ग्रुप। और ग्रुप के साथ हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, अनग्रुप करने के लिए बोला जा रहा है तो अनग्रुप, और ग्रुप करने के लिए बोला जाए तो ग्रुप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। एंकरिंग रेफर्स टू, एंकरिंग क्या है, रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट। Okay, the vertical or horizontal placement of a graphic in a relation to the chosen point, reference point for the graphics, the placement of graphic on the imaginary vertically। हाँ, देखिए हमने एक पोजिशनिंग इमेज का एक टॉपिक पढ़ा था, ओके, आपको ध्यान होगा। इसमें हम टेक्स्ट रैपिंग वगैरह, पोजिशनिंग, इस तरह के मेथड पढ़े, तो उसी में एक मेथड होता है एंकरिंग। तो एंकरिंग जो होगा आपका, वो किस से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ओके। ज़्यादा नहीं, एक तरह से मैं होमवर्क की तरह दे रहा हूँ, तो क्योंकि आपको रटने की आदत ना हो, कुछ थोड़ा सा आप पढ़ें, ठीक है। क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस आपको देनी है, सोल्व आपको करने क्वेश्चन, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उस स्मार्ट स्टडी करें, आपके लिए फ़ायदा होगा। तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर हम मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ओके। नेक्स्ट वन, मनीष इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन द नेक्स्ट 15 days। ही वांट टू इन्वाइट हिज फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे। ही वांट टू यूज़ द वर्ड फीचर दैट सराउंड्स supports allow the written document is going to be sent to a bunch of people and they may feel like that it is typed personally, which of the following feature is that। इसको समझ लीजिए, एक मनीष है, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहा है, लेकिन वो अभी सभी फ्रेंड्स को इनके इनविटेशन के लिए एक इनविटेशन लेटर तैयार करना चाहता है। तो कुछ ऐसा फीचर यूज़ करना चाहता है जिससे कि बहुत कम और जल्दी कम समय में बहुत सारे जो है लेटर बना ले और उसको साइन कर सके। तो इसमें से वो कौन सा फीचर वो यूज़ करेगा, टेम्पलेट्स, क्या वो टेम्पलेट्स क्रिएट करेगा, क्या वो टेबल ऑफ कंटेंट बनाएगा, या मेल मर्ज का यूज़ करेगा, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का यूज़ करेगा। तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होगा, तो राइट आंसर इसका मेल मर्ज। नेक्स्ट वन, जील क्रिएटेड अ लेटर फॉर द मेल मर्ज प्रोसेस। सी लेफ्ट स्पेस ऑन द टॉप फॉर द एड्रेस। दिस स्पेस रेफर्स टू। देखिए, एक जब हम मेल मर्ज से के थ्रू हम जो किसी लेटर की कॉपी करते हैं,
तो जितने भी हमारा डेटा सोर्स होता है उसमें जितने भी रिसिपिएंट्स के एड्रेस होते हैं वो एड्रेस हमारे बिल्कुल डॉक्यूमेंट के टॉप पर आते हैं। ओके, तो जब डॉक्यूमेंट के टॉप पर आते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के टॉप पर जो भी लेवल होते हैं, ठीक है, उस लेवल को क्या कहा जाता है, जिसमें एड्रेस लिखा होता है रिसिपिएंट का, जो भी उस लेटर को रिसीव करेगा उसका एड्रेस लिखा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, हेडर ब्लॉक, एड्रेस ब्लॉक, टू ब्लॉक या टॉप ब्लॉक। डेफिनेटली क्या होता है उसमें एड्रेस होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एड्रेस ब्लॉक कहेंगे। तो राइट आंसर इज बी, एड्रेस ब्लॉक। नेक्स्ट वन, दिव्या वांट टू प्रिपेयर अ मास्टर शीट विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा फ्रॉम अनदर 3 वर्कशीट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूजफुल फॉर हर। देखिए मास्टर शीट का आ गया है, तो मास्टर शीट से ही आपको समझ जाना चाहिए कि सिर्फ एक ही फीचर है एक्सेल के अंदर जो जिसके थ्रू आप बाकी किसी भी अनदर वर्कशीट से डेटा को समराइज करके उसको पिक करें, पिक करने के बाद उसको एक कंबाइंड फॉर्म में एक मास्टर शीट पर उसको लेकर के आ सकते हैं। तो राइट आंसर इज डेटा कंसोलिडेट। ओके, नेक्स्ट वन, द डिफरेंस बिटवीन कंसोलिडेशन रेंज एंड सोर्स डेटा रेंज आर। देखिए 2 रेंज होती हैं हमारे जब हम डेटा कंसोलिडेशन करते हैं, एक तो कंसोलिडेशन रेंज होती है, एक सोर्स डेटा रेंज होती है। कंसोलिडेशन रेंज क्या होती है उसके बारे में ये कहा जा रहा है, कंसोलिडेशन रेंज आर सेलेक्टेड फ्रॉम सोर्स रेंज ओनली। यानी कंसोलिडेशन रेंज क्या होती है, जब हम किसी भी शीट से, शीट 1 शीट 2 कोई सी भी शीट से जो डेटा को समराइज करते हैं उसको उठाते हैं, उसकी जो रेंज सेलेक्ट करते हैं वो कहलाती है हमारी कंसोलिडेशन रेंज। सोर्स डेटा रेंज आर एक्चुअल रेंज फ्रॉम द डेटा वर्कशीट। डेटा वर्कशीट में जो रेंज होती है वो आपकी एक्चुअल जो रेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स डेटा रेंज कहते हैं। क्लियर। देखिए मास्टर शीट पर जो रेंज उठ करके आएगी तो वो तो कंसोलिडेशन रेंज कहलाएगी, लेकिन जो एक्चुअल जो जिस डेटा शीट से वो रेंज उठ करके आ रही है वो जो उसी शीट के लिए क्या होगी, वो सोर्स डेटा रेंज होगी। ओके, तो इसके लिए हमारे लिए दोनों ही ऑप्शन ठीक है। बिल्कुल, थर्ड जो मास्टर सीट है उस पर जो रेंज होगी वो कंसोलिडेशन रेंज कहलाएगी, एक्चुअली उस जिस सीट से डेटा आउट करके आ रहा है उस पर जो रेंज होगी वो सोर्स रेंज कहलाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी, हाँ सी ऑप्शन इज करेक्ट, A and B both are correct option. Which of the following function is set as by default in data consolidation? Count, sum, max, minimum. जब डेटा को कंसोलिडेट करते हैं तो कंसोलिडेट करने के बाद जो कंसोलिडेशन डायलॉग बॉक्स आता है उसमें जो वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट इन डेटा कंसोलिडेशन, जो फंक्शन होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, वो सम होता है। राइट आंसर इज सम। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट इनको आपको रीड करना है। डेटा फ्रॉम कंसोलिडेशन रेंजेस एंड टारगेट रेंजेस आर सेव्ड व्हेन यू सेव द वर्कशीट। जो भी कंसोलिडेशन रेंज होती हैं, जो टारगेट रेंज होती हैं, जब भी आप शीट को सेव करते हैं उसके साथ वो भी सेव हो जाती हैं। द डेटा विल बी अवेलेबल व्हेन यू रीओपन द वर्कशीट। और जब भी हम उस शीट को वर्कशीट को रीओपन करते हैं, दोबारा से ओपन करते हैं, तो डेटा हमें फिर से मिल जाता है क्योंकि आपने उसको सेव कर दिया है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट सही होने चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई डेटा सेव कर देते हैं तो वो जब भी उसको रीओपन करेंगे तो वो आपको मिल ही जाएगा, है ना। सही बात है ना। तो ये तो कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, तो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट वन, द डैश कैन बी यूज टू सेलेक्ट अरे एंड देन चूज अ स्टैटिस्टिकल फंक्शन टू अप्लाई देम। हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक टेबल है, उसमें हमने कुछ टेबल अरे का मतलब किसी कॉलम का हमने उसको एड्रेस दे दिया। अब उस एड्रेस के साथ हम क्या कर रहे हैं उस टेबल में, तो वो क्या करता है, स्टैटिस्टिकल फंक्शन यूज करता है, तो कहलाता है आपका सब टोटल। नेक्स्ट, सब टोटल। क्लियर। नेक्स्ट वन, अंकित इज सेटिंग अप मल्टीपल शीट फॉर लिंकिंग। कई सारे शीट्स हैं उनको वो लिंक करना चाहता है, बट ही इज़ नॉट आइडेंटिफाइंग द शीट्स। लेकिन वो उन सीट्स को पहचान नहीं पा रहा है, उसके पास कई सारी सीट्स हैं, पहचान नहीं पा रहा है। हेल्प्स हिम विच कंपोनेंट्स हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द वर्कशीट। लेकिन उसे पहचानना उन वर्कशीट को कैसे वो पहचान, वो अपने पूरे उस स्क्रीन पर कहाँ देख करके पता कर सकता है कि मैं किस सीट पे काम कर रहा हूँ और जिस सीट पे भी मैं काम कर रहा हूँ उस सीट का क्या नाम है, उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, ये चीज़ इसमें बतानी है। टाइटल बार, क्या टाइटल बार में देख कर वो पता कर सकता है कि मैं कौन सी सीट पे काम कर रहा हूँ? क्या वो नेम बॉक्स में देख करके पता कर सकता है कि वो कहाँ पे काम कर रहा है, या सीट टैब में देख के काम कर सकता है, या फॉर्मूला बार में देख कर? देखिए एक एक करके बताएं। टाइटल बार में हमेशा जो प्रोग्राम आपका ओपन हो रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है उसका नाम आता है। जैसे अगर मैं एक्सेल में काम कर रहा हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उस पर लिखा होगा, अगर वर्ड में काम कर रहा हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा होगा।
तो ये टाइटल वाला काम है। नेम बॉक्स में क्या होता है, पर्टिकुलर जो भी सेल है उसका एड्रेस वहाँ पे शो होता है, या उस पर्टिकुलर सेल को अगर आपने कुछ नाम दे रखा तो उसका नाम वहाँ पर शो होगा। सीट टैब में क्या होगा, सीट टैब में जिस सीट पर आप काम कर रहे हो, जिस भी वर्कशीट पे काम कर रहे हो, उस वर्कशीट का नाम वहाँ पर दिखाई देगा। और फॉर्मूला बार में जो आपका फॉर्मूला, किसी सेल के अंदर फॉर्मूला अगर लगा होगा तो फॉर्मूला बार में उस सेल को क्लिक करते ही आपको फॉर्मूला दिखाई देगा। अगर फॉर्मूला नहीं लगा है तो उसकी वैल्यू वहाँ पर शो होगी। तो यहाँ पर सीट की आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम सीट टैब पे जाएँ तो नीचे सीट टैब होता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, ओके। तो वहाँ से हम कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सीट टैब होगा। क्लियर? राइट आंसर इज सी टैब। क्लियर? नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा जा रहा है, इज अ सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्टॉक दैट आर स्टोर्ड एंड सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज। ये एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ कमांड है, जितने भी की स्टॉक, जो भी हम रिपीटेड टास्क हम करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो एक जगह क्या होता रहता है, रिकॉर्ड होता रहता है। उसको आप फ्यूचर में कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं, प्रीवियसली टास्क को। ओके, तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, गोल सीक, मैक्रो, फॉर्मूला एंड सेल रेफरेंस। तो यहाँ पर हमारे लिए आ जाएगा मैक्रो। क्या हो जाएगा, मैक्रो इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस। मैक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, इससे हम रिपीटेड टास्क को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। बाय डिफॉल्ट द मैक्रो न्यू मॉड्यूल डायलॉग बॉक्स गिव अ न्यू नेम टू द मॉड्यूल इज। देखिए मैक्रो, अभी इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आता है, बहुत जल्द में इसकी मैक्रो जो यूनिट है आपका, बहुत जल्द में इसका भी एक सेशन लेके आने वाला हूँ। एग्ज़ाम से पहले ही मैं सेशन लेके आऊँगा, लेकिन आप पहले क्वेश्चंस कर लो जो भी मिल रहे हैं, जो बहुत जल्द में उसका सेशन लेकर के आऊँगा। 2-3 प्रैक्टिकल मुझे कराने हैं इसमें, तो कोई बात नहीं। वो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन से आप इनको ये तैयारी अच्छे से कर ली तो मैं मानता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाय डिफॉल्ट द मैक्रो न्यू मॉड्यूल डायलॉग बॉक्स गिव्स अ न्यू नेम टू द मॉड्यूल इज। जब भी हम न्यू मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं तो उस मॉड्यूल का नाम क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो आपका मॉड्यूल होता है वो मॉड्यूल 1 के नाम से आपका आता है। नेक्स्ट वन, फंक्शन नेम्स आर। जो भी आपका मैक्रो है उसमें जो हम फंक्शन जो है राइट करते हैं, तो जो फंक्शन होता है वो कैसे होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं, नॉन इनसेंसिटिव होते हैं, एडिटेबल इन वर्कशीट होते हैं, नॉट रिपीटेबल होते हैं। तो जितने भी फंक्शंस होते हैं, क्या वो कोई भी प्रोग्राम हो, वो सारे क्या होते हैं, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब अगर वो कैपिटल में है तो कैपिटल में रहेगा, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में ही रहेगा। जैसे सपोज लाइक दैट मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया ऐड, क्या बनाया, एक फंक्शन बना दिया ऐड, और इसको मैं कहीं पर यहाँ पर ऐसे करके इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ही मैं मतलब कहने का ये है कि मैं यहाँ पर इसी तरह से यूज़ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने जो है ऐड इस तरह से किया। ओके, केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है। और 25 डैश इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा का ऑर्गेनाइज कलेक्शन क्या कहलाता है, डेटाबेस, रिकॉर्ड, फील्ड या प्राइमरी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटाबेस। डेटाबेस आपका ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेटाबेस सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, नहीं है, ओपन ऑफिस बेस। ओपन ऑफिस बेस जो है आपका एक डेटाबेस है, इसका पूरा नाम होता है ओपन ऑफिस, इसका पूरा होता है ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस। चलो इसको नहीं लिखा जा रहा, कोई बात नहीं। हाँ, तो ओपन ऑफिस जो होता है वो आपका डेटाबेस होता है, माइस्क्वेल डेटाबेस होता है, ओरेकल डेटाबेस होता है, एम पब्लिशर आपका डेटाबेस नहीं होता। ओके, एमएस एक्सेल होता है, ठीक है, ये नहीं होता। नेक्स्ट वन, MS Ritu wanted to save the data on a single table and for her shop, which of the following will be a better option for her to maintain the database? हाँ, वेरी गुड। तो इसमें देखना है कि वो उसकी छोटी सी दुकान है, शॉप है, और वो अपना डेटाबेस रखना चाहती है। तो इसमें से कौन सा टाइप का डेटाबेस वो बना सकती है। फ्लैट डेटाबेस बना सकती है, फ्लैट डेटाबेस बना सकती है, या रिलेशनल डेटाबेस बना सकती है, बहुत ANV है या हायरार्किकल। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका वो होगा
बोथ ए एंड बी, वो फिलैरिटी बना सकती है और रिलेशन डेटाबेस भी बना सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा कैन बी अवॉइडेड इन द डेटाबेस इज कार्ड। ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो आपके जो थर्ड यूनिट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ज़्यादा 3 क्वेश्चन आने वाले, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से पूछ ले, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैंने रखे हैं। आई होप आपको ये मददगार साबित होंगे। द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा कैन अवॉइडेड इन द डेटाबेस इज कार्ड, यानी कि डेटाबेस की एक खास बात होती है कि जब भी हम डेटाबेस को बनाते हैं तो डेटाबेस की खास बात ये होती है कि जब भी हम कोई डेटा उसमें एंटर करेंगे, अगर वो उसकी सेम एंट्री पहले से ही है, वो डेटा पहले से ही अवेलेबल है, तो वो क्या करता है, उसको डुप्लीकेशन बना देता है। ये डेटा डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट एंट्री इसमें कह सकते हैं डुप्लीकेट एंट्री अलाउ नहीं है डेटाबेस में, उसको वो अवॉइड कर देता है। तो इस प्रोसेस को, इस फीचर को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस फीचर को कहा जाता है डेटा रिडंडेंसी। ओके, नेक्स्ट वन, देयर शुड बी अ मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ डेटा रेफर्स टू। हाँ, एक चीज़ और, अगर मल्टीपल आ जाए, यानी कि एक जैसी किसी वजह से स्टोर हो भी जाए, पहली बात तो स्टोर होगा नहीं डुप्लीकेट डेटा, अगर हो भी जाता है, मान लीजिए थोड़ा बहुत जो है चेंज करके वो स्टोर करा भी देते हैं, तो लेकिन डेटाबेस में उसको भी मल्टीपल मिसमैचेस कॉपी में डाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डेटा रिडंडेंसी नहीं, डेटा रिडंडेंसी डुप्लीकेशन को कहा जाए। डेटा सिक्योरिटी, डेटा की सिक्योरिटी के लिए, डेटा की इंटीग्रिटी, उसकी जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के लिए, और डेटा कंसिस्टेंसी इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन, व्हेन अ प्राइमरी की इज अप्लाइड टू वन और मोर कॉलम्स देन इट इज नॉन एज। हाँ, जब प्राइमरी की को एक से ज़्यादा कॉलम पर अप्लाई किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? फॉरेगन की, कंपोजिट प्राइमरी की, कैंडिडेट की या अल्टरनेट की, क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बहाने थोड़ा सा आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ने का मौका मिलेगा, आप उसको पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो थैंक यू गाइस। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज भी मैं सुपर 30, इसको कहते हैं सुपर से भी कहीं ऊपर। ओके, सुपर 30 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वैसे तो जब भी एग्ज़ाम होगा तभी पता चलेगा कि सुपर 30 कहाँ तक हम आने वाले हैं। देखिए, थोड़ा सा ये रहता है कि आपकी मेहनत और जुनून पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इसका 50% मेहनत आपको भी करनी है, तभी कहीं ना कहीं जा कर के रिजल्ट आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेस का यही होता है कि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। जो भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस पर मैं काम कर सकूं और आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देने की मैं कोशिश करूँगा। ओके, तो कमेंट ज़रूर करेंगे, अपनी प्रेफरेंस ज़रूर देंगे, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना कर पा रहे हैं, और स्कोर ज़रूर, ओके, अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में कमेंट कीजिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं इन 30 क्वेश्चंस में। ओके, और तो थैंक यू गाइस, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Prepare yourself for better performance in next coming term 1 examination from information technology. Okay, if any doubt, please comment here. Okay.